बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने मिलिट्री साइंस लिया है, अर्थात सैन्य विज्ञान उनका विषय वस्तु है, बी द्वितीय वर्ष में है और पेपर 1 की तैयारी हेतु यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 100% कारगर सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के लिए। मात्र एक वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा जानकारी पाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप पाएंगे और ताकि आपकी परीक्षा जो होगी उस परीक्षा में आप देखेंगे कि यही सारे प्रश्न आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो उसके लिए आप पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इसी प्रकार से मिलिट्री साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, यहाँ तक कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एंड दर्शन शास्त्र, इन सभी की वीडियोस आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती है। इसके अलावा एजुकेशन यानी शिक्षा साथ आपका बच रहा था, हिस्ट्री यानी इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इन सभी की वीडियोस आपके चैनल पर मिलती है। चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अभी शुरू करवाने वाले हैं तो सेकंड सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए भी, और अभी तो आपकी परीक्षा लगी हुई है, एनुअल जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। सैन्य विज्ञान एक प्रकार से बात की है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसका जो पूर्णांक होगा आपका 75 का होगा। ओके, यानी 75 यानी 25 नंबर आपको जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसकी तरफ से आपको मिलेंगे। ओके, प्रैक्टिकल फाइल इसकी वगैरह बनती है किसकी, मिलिट्री साइंस की यानी सैन्य विज्ञान की। तो अब पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे। पेपर 2 यानी कि जब आप बीए द्वितीय वर्ष में होते हैं खास करके, तो आपको एक विषय के 2 पेपर देने होते हैं। अब पहले मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 2 पेपर होते हैं। उसके बाद में सेमेस्टर जब प्रक्रिया चालू हुई तो उसमें किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक ही पेपर, किसी किसी में 2 पेपर, किसी किसी में 3 पेपर दिए गए, तो वो अलग बात है। लेकिन ईयरली एग्जामिनेशन की बात की तो जो मैक्सिमम 2 पेपर आपके होते हैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, और सेकंड मतलब थर्ड ईयर की बात की है तो उसमें 3 पेपर होते हैं। तो थर्ड ईयर में आपके कितने पेपर होंगे भाई? 3 पेपर होंगे। तो सैन्य विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है ये। पेपर का नाम क्या है? देखिए, पेपर का नाम है भारत में युद्ध कला। अब भारत में युद्ध कला जो है और कहाँ से, 1947 ईस्वी यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक का जो समय काल है उसमें किस प्रकार से भारतीय युद्ध कला में परिवर्तन हुआ, या भारतीय युद्ध कला में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, भारतीय सेनाओं ने क्या क्या युद्ध लड़े, कैसे जीते, या उसके क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य रहे, इन समस्त मुद्दों को यहाँ पर हमको समझना होता है। तो भारत में युद्ध कला यानी जिसको अंग्रेजी में बोले तो आप क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में अभी हमने यहाँ पर लिखा है तो उसको आप लोग देखिएगा बड़े ही आसानी से। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ वार इन इंडिया। क्या? आर्ट ऑफ वार इन इंडिया आफ्टर 1947। ओके, तो इसी को हमको समझना है। तो आपको जनरली ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बहुत सारी चीज़ें कि इसमें कारगिल कन्फ्लिक्ट जो हुई थी आपकी 1999 में यानी कि 1999 में, उसके केसेस को देखना है, मिलिट्री ऑपरेशन देखना है, रोल ऑफ IAF को देखना है, और उसके बाद में और भी जैसे कि आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया से प्रश्न आते हैं। ओके, और वहीं बात किया है तो सीनो इंडियन वार से यानी कि मतलब कि जो चाइना से हुआ था तो उसके मिलिट्री ऑपरेशन ब्रीफ केस में हमको देखना होता है। ठीक है, और पॉलिटिको मिलिट्री जो है लेसन्स, मतलब इन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो 1962 का यानी कि 1962 का युद्ध है उसके बारे में देखना है। पाकिस्तान के साथ इंडो पाक वार जो हुआ 1965 का और 1971 का, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर के सिलेबस आपका बस इतना सा है, 4 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पार्टीशन ऑफ इंडिया और जो है सीनो इंडियन वार 1962 ये दूसरा इकाई है। तीसरी इकाई इंडो पाक वार 1965 टू और एक और हुआ था आपका 1971 में पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए। और वहीं जो आपका जो तीसरी इकाई तो हो ही गई, चौथी इकाई है आपकी कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से बस ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 2022 की परीक्षा में 100% आने की संभावना यही रहेगी। अगर आप किसी सेमेस्टर में हैं और आपके पेपर का नाम है भारत में युद्ध कला 1947 के बाद की, तो आपके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा बी द्वितीय वर्ष सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस, पेपर 1 भारत में युद्ध कला 1947 के बाद, आर्ट ऑफ वार इन इंडिया आफ्टर 1947। मॉडल पेपर है 2022 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें रखे गए हैं। चलिए देखते हैं। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय जिनको आपको 50 शब्दों में करना होता है। ओके, खंड बा से बात की जाए तो लघु उत्तरीय जिनको आपको 200 शब्दों में करना होता है।
खंड सा से दीर्घ उत्तरीय, जिनको आपको 500 शब्दों में करना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 5 दिए जाएंगे, 2 करने होंगे आपको। ठीक, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न होता है। हालांकि ये पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मतलब कि एक प्रकार से बात की तो अधिकतर विश्वविद्यालय में पैटर्न फॉलो होता है। और चूंकि ये पैटर्न मुझे अच्छा वो लगता है चूँकि इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सामना आप करते हैं, 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों का सामना करते हैं और 5 दीर्घ उत्तरीय का। तो इससे आप 25 प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर, तो आपका बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा। ओके, 10 के 10 अति लघु उत्तरीय करने होते हैं, 5 लघु उत्तरीय करने होते हैं 10 में से, और 2 यहाँ से क्या करने होते हैं, 2 आपको दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम करते हैं। सभी प्रश्न यहाँ से करने हैं। खंड आ के 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर खंड आ के समान है। ओके, देखिएगा पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। पहले में आपके 10 खंड है। देखिए पहला उसी में दिया हुआ है कि जूनागढ़ समस्या को स्पष्ट कीजिए। जूनागढ़ की समस्या को आपको स्पष्ट करना है। तो कैसे स्पष्ट करेंगे? जूनागढ़ की समस्या क्या थी भाई? तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है, चाहे जूनागढ़ की समस्या हो, चाहे जो है भारत पाकिस्तान के मुख्य विवाद की बात हो, या चाहे आप जो हैदराबाद की समस्या को लेकर के हो, या फिर जो है कश्मीर की समस्या, खास करके 3 चीज़ों मतलब 3 समस्याएं खास करके भारत में पार्टीशन के समय थी, और 3 समस्याएं जूनागढ़ की रियासत जो थी वो, हैदराबाद की रियासत आप देखेंगे, और कश्मीर की रियासत। ये तीनों कहीं ना कहीं पे, कश्मीर का जो राज्य था, इन तीनों ने कहीं ना कहीं पे भारत में जो है रहना स्वीकार नहीं किया था। और कहीं आप देखेंगे, अभी तो हम जूनागढ़ के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपको क्या हो कि एक सीक्वेंस में क्रमबद्धता के साथ आपको जानकारी दी जाए। चलिए, तो क्या लिखेंगे भाई इसमें? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जूनागढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो आप क्षेत्रफल का भी मेंशन कर देंगे, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है, और एग्जाम मतलब कि एग्जामिनर पर प्रभाव आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो आप लिखेंगे कि जूनागढ़ का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील था। तब जनसंख्या वहाँ कितनी थी? लगभग बात की जाए तो कितनी थी भाई? 7,50,000 के आसपास जनसंख्या उस समय थी, जब 4000 वर्ग मील का क्षेत्रफल था जूनागढ़ का। और रियासत जो थी काठियावाड़ प्रांत के अंतर्गत आती थी जूनागढ़ की। और इसकी आबादी की बात की है तो 80% आबादी इसकी कौन सी थी? तो ये हिंदू जो धर्म है, तो हिंदू धर्म की आबादी यहाँ पर 80% थी। हिंदू लोग ज़्यादा थे, बाहुल्य थे। और मुस्लिम लोगों की संख्या की बात की है तो 20% मात्र मुस्लिम थे। जूनागढ़ में 80% हिंदू थे और 20% मुस्लिम थे। और यहाँ का जो शासक था, दिक्कत ये थी कि यहाँ का शासक जो था वो कौन था? वो मुस्लिम था। इससे क्या हुआ कि जनता जो थी कहीं ना कहीं पे इसको पसंद भी नहीं करती थी। ठीक, चूंकि वो मुस्लिम था और जनता कैसी थी? हिंदू थी। 80% जनता, अगर आप सोचो ही कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या कम है, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, और वहाँ का पीएम जो है, मान लेते कोई हिंदू बन जाए, तो वहाँ की जनता को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो इसी प्रकार से जूनागढ़ की कुछ बात थी। तो हुआ क्या कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह रियासत भारत का ही अंश थी, लेकिन हुआ क्या कि समस्या जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान में विलय की घोषणा से हो गई। जब जूनागढ़ के नवाब जो था, जो कि मुस्लिम था, उसने पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी, और जूनागढ़ आप देखेंगे नीचे पड़ा दक्षिण भारत में। तो आप देखिएगा कि जूनागढ़ के नवाब ने जब पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, तो इससे क्या हो गई? समस्या उत्पन्न हुई। और इस रियासत की 2 जो है आसामी रियासतों, यानी बवरीबाड़ और मंगलौर, इन दोनों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। एक मतलब इसी की रियासत थी, इसी की मतलब कि साथ की ही रियासतें थी, जिसके विरोध में जूनागढ़ के नवाब जो थे उन्होंने फौज भेज दी। और इसके विरोध में जनता ने भी क्या कर दिया? इसके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, लियाकत अली खान, उनसे क्या किया? जन विरोधी निर्णय से अवगत कराते हुए उनको भौगोलिक संबद्धता तथा जनमत संग्रह के नाम पर क्या किया? भारत में विलय के निर्णय को सुनाते हुए जल, थल एवं वायु सेना की टुकड़ियां यहाँ लगा दी। बदली परिस्थिति को देखते हुए जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान जो थे, उनका नाम था उस समय शाहनवाज भुट्टो, और उन्होंने क्या किया? 8 नवंबर का दिन था, 1947 की भी बात है, उसमें भारत में विलय की घोषणा जो है शाहनवाज भुट्टो कर देता है 8 नवंबर को। और करने के बाद में होता है क्या कि भारत ने 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह मतलब होता है कि जनता का जो है पूछ लिया गया कि हाँ आप किसके फेवर में हो, भारत में रहना चाहते हो पाकिस्तान में? तो जनता जाहिर सी बात है हिंदू थी, तो सभी लोग कहाँ पर रहना चाह रहे थे? भारत में रहना चाह रहे थे। तो
20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का जो रियासत थी पूरी की पूरी वो भारत में विलय कर ली गई और इस प्रकार नासूरबंदी जूनागढ़ की समस्या का आसानी से समाधान निकल गया। जैसे होता नहीं कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो वो कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे अगर कांटा आप निकालते नहीं हो तो धीरे धीरे क्या बन जाता है आपका वो कांटा, एक कहते हैं गाँव वगैरह में गुरुकुल हो जाता है, मतलब कि गुरुकुल जिसको आप कहते हैं, जैसे कि वो कांटा जो होता है कहीं ना कहीं पे उसी में रह करके और आपकी अंदर ही अंदर क्या करता है, आपकी जो है मांस वगैरह को सड़ाने लगता है या उसमें बिख जो है अपना बिखेरने लगता है। तो नासूर जिसको आप कहते हैं खास करके, तो वो उस प्रकार का कार्य करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जूनागढ़ आज अगर पाकिस्तान के हिस्से में होता तो आज सोचिए कि भारत की क्या स्थिति होती, चौतरफा भारत घेरा हुआ होता। तो आज भारत जैसा है वैसा नहीं होता। तो ये एक प्रकार से जो समस्या नासूर बनती जा रही थी, लगातार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही थी, उस समस्या का दमन जो है मतलब कर दिया गया बड़ी आसानी के साथ और इस प्रकार से जूनागढ़ का जो समस्या थी वो समाप्त होती है। तो आप आसानी से जूनागढ़ की समस्या के बारे में आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि ताशकंद पैक्ट पर प्रकाश डालिए। ताशकंद पैक्ट क्या है? पैक्ट माने होता समझौता और ताशकंद को लेकर के हुआ समझौता। तो अब समझिए कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। तो ताशकंद समझौते की बात की जाए अगर, तो कश्मीर की समस्या एवं कच्छ का विवाद, कश्मीर की समस्या और कच्छ का विवाद, ये दोनों की स्थितियों को लेकर के हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बात है 1965 ईस्वी की। 1965 ईस्वी में युद्ध छिड़ जाता है और जब युद्ध छिड़ता है जिसमें क्या होता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती चली जाती है और अंततः पाकिस्तान को पराजय का जो है मुंह देखना पड़ता है और उसके बाद में क्या होता है कि परिषद के प्रस्ताव पर युद्ध विराम कर दिया जाता है। सोवियत रूस की जो है मध्यस्थता होती है और उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एक जगह है, उसी ताशकंद जगह में एक समझौता होता है जिसमें मतलब कि अगर चूँकि ताशकंद में समझौता हुआ है इसीलिए इसको हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौते में 10 जनवरी की बात है, ये समझौते जो है इस समझौते पर 10 जनवरी का दिन था, 1966 ईस्वी की बात है। 10 जनवरी 1966 ईस्वी में दोनों पक्ष यानी कि भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए, यानी कि सिग्नेचर किया अपना अपना। और मध्यस्थता कौन किया था? सोवियत रूस, यानी कि जो रूस था उस समय 15 देशों में था। 15 देश समझ रहे ना, 15 देशों का समूह था सोवियत संघ। तो वो सोवियत संघ उस समय था, उसने मध्यस्थता करी थी और इसके कई चीज़ें थी इसमें। अब कौन कौन से मुद्दे थे इसमें, क्या क्या कहा गया इसमें? पहली बात तो ये थी, ताशकंद समझौते के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया क्या कि दोनों राष्ट्र जो होंगे, क्या कहा गया, बड़े ध्यान सुनिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो जब लाइव से समाप्त हो जाएगी उसके बाद में लिख लीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बात की जाए पहला, इसमें बात क्या हुई, ताशकंद समझौते के अंतर्गत हुआ क्या कि दोनों राष्ट्र बल प्रयोग का सहारा नहीं लेंगे। क्या हुआ कि दोनों राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान बल का सहारा नहीं लेंगे और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे, यानी बातचीत के माध्यम से। कोई भी विवाद हुआ दोनों देशों के बीच में तो बातचीत के माध्यम से दोनों देश आपस में समझ लेंगे। दूसरी बात ये हुई इस समझौते में कि 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान तक लौट जाएंगे जहां 5 अगस्त 1965 के पूर्व थे, यानी कि भारत जो था वो घुस गया था चूँकि पाकिस्तान में, पाकिस्तान को मारते हुए। तो जो है इसमें हुआ कि 25 फरवरी 1966 से पहले जो स्थिति थी, यानी कि 10 को तारीख को, तो एक प्रकार से बात की है 10 जनवरी 1966 को दोनों पक्षों पर हस्ताक्षर होता है। तो 25 फरवरी की बात है, 1966 से पहले जितनी स्थितियाँ थीं भारत की, यानी कि 5 अगस्त 1965 के पूर्व जितनी भी स्थिति थी उसी स्थिति में जो है आप मतलब चले जाएं, लौट जाएं, पीछे हो जाएं और उतना जो छकाया उसको दे दें। दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात ये थी कि वे एक दूसरे यानी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत की संसद में अगर कोई कानून बनता है चाहे वो मुस्लिमों के खिलाफ हो चाहे मुस्लिमों के जो है मतलब कि फेवर में हो, उसमें पाकिस्तान जो है मतलब कि कोई हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। या फिर अगर वहाँ पर कोई निर्णय होता है चाहे हिंदुओं के विरुद्ध हो
चाहे वहाँ पर मुस्लिमों को विरुद्ध हो पाकिस्तान की संसद में, तो वहाँ पर भारत दाखिला ले लेने मतलब कि उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई खिलाफ ही कोई नियम बने, कोई भी नियम बने, कोई भी आंतरिक मामला हो, चाहे पाकिस्तान का आंतरिक मामला हो और चाहे भारत का मामला हो, तो भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप नहीं करेगा और पाकिस्तान के आंतरिक मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोनों मतलब कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात इसमें बताई गई। चौथी बात ताशकंद समझौते की ये थी कि एक दूसरे से उच्चायुक्त पदों मतलब अपने पदों पर आ जाएंगे, यानी कि जो एक दूसरे के जो उच्चायुक्त होते हैं एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे मतलब कि एक राज्य में होते हैं ना, जैसे कि दूसरे देश में, राज्य करने मतलब यहाँ पर देश है, तो यहाँ पर जैसे कि दूसरा देश होता है तो वहाँ पर उच्चायुक्त होते हैं। किसी दूसरे देश में अलग अलग देशों के उच्चायुक्त होते, तो हुआ क्या कि जैसे पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त होगा वो भारत में आ जाए और अपने पद पर बना रहे, और जो भारत का है वो पाकिस्तान में। तो ये इस प्रकार से। पांचवी बात इसमें ये हुई कि दोनों राष्ट्र मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाले प्रचार को क्या देंगे, प्रोत्साहन देंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच में क्या बना रहे, मित्रता बनी रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। इसके कारण से प्रचार करेंगे कि हाँ दोनों देश क्या है, ठीक ठाक है, आपस में मित्र हैं। छठवीं बात इसकी ये हुई कि आर्थिक, व्यापारिक एवं अन्य संबंध पुनः स्थापित हो जाएंगे, चाहे वो व्यापार को लेकर के कोई मामला हो या कोई अन्य संबंधी मामला हो, मतलब कि कोई तमाम सारे मामले होते हैं ना एक देश से दूसरे देश में पड़ोसी के, और कोई आर्थिक मामला हुआ तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब कि जो पहले जैसा था उसी स्थिति में आ जाएंगे। सातवीं बात ये हुई कि जो है युद्ध बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे, हस्तगत संपत्ति की वापसी पर विचार करेंगे। और आठवीं बात ये हुई कि दोनों राष्ट्र संधि से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे। तो ये तमाम सारी बातें जो है कहीं ना कहीं पे ताशकंद समझौते के अंतर्गत दोनों देशों को के बीच में एक पत्र हुआ, ताशकंद में मतलब एक पत्र हुआ, उस पर समझौता करना पड़ा, तो उसमें ये तमाम सारी बातें लिखी हुई थी। तो जो कि हमने आपको बता दी, ताशकंद पैक्ट निश्चित तौर पर जो खास करके कच्छ विवाद रहा है उसको लेकर के और कश्मीर की समस्या रही उसको लेकर के। कच्छ विवाद क्या है भाई, कच्छ विवाद जो है, कच्छ का रन आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं इसको, सबसे बड़ा नहीं एक प्रकार से कारण तो है ये ही विवाद का। और यह गुजरात राज्य आप जब देखते हैं गुजरात राज्य नक्शे में, तो उसी के कच्छ जिला है गुजरात राज्य में, तो उसी में स्थित है, एक दलदलीय प्रदेश के तौर पर है कच्छ। और यह विभाजन के पूर्व कच्छ रियासत का एक अंग भी था, और कच्छ रियासत के भारत में विलय के साथ यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, और पाकिस्तान ने शत्रुता बरकरार रखने के लिए कच्छ विवाद खड़ा कर दिया। और इन दोनों राज्यों के मध्य आभा मतलब कि जो कच्छ था उसको आधा आधा बांटे जाने की बात की। बार बार विभिन्न प्रमाणों को देने के बावजूद पाक ने एक नहीं मानी, और उसने वही किया जो उसके बस में था, और वह था भारत के विरुद्ध युद्ध, और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंततः क्या होता है, किसी तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सूझबूझ से 30 जून 1965 ईस्वी को दोनों देशों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें 1 जनवरी 1965 की स्थिति पर लौट जाने और 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण गठित करने पर सहमति होती है, और 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी 1967 को अपना फैसला देते हुए कच्छ के रन का 10% जो है पाकिस्तान को तथा 90% जो भाग है वो भारत को देने की बात जो है कही, जिसे भारत ने बिना किसी जोर दबाव के नैतिक दबाव के आधार पर इसे मान लिया, और इस तरह भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए कच्छ विवाद को भी किसी तरीके से समाप्त कर दिया। अब आप सोचिए कि ये था कच्छ विवाद। कश्मीर विवाद क्या था, अभी आगे चल करके हम इसको पढ़ेंगे। कश्मीर विवाद तो आपको पता ही होगा, राजा हरी सिंह थे, और जब उन्होंने क्या स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा करी कि हमारा देश मतलब कि कश्मीर स्वतंत्र रहेगा, अंग्रेजों ने भी कश्मीर की आंतरिक स्वतंत्रता का हरण नहीं किया, और कश्मीर के महाराजा थे उस समय हरी सिंह, उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे वो। और चूँकि कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य थे, मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण से कश्मीर पाकिस्तान की आंख की जो है किरकिरी बन चुका था, और पाकिस्तान चाह रहा था किसी तरीके से कश्मीर को कब्जा लिया जाए, और जिस पर उसने जो है कबायली आक्रांताओं के द्वारा अधिकार करने का प्रयत्न भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मदद दी, और भारतीय सैनिक गए वहाँ पर, और 26 अक्टूबर का दिन था 1947 की बात है। विलय पत्र दिया गया उनके हाथों में कि पहले मुंडमा अगर आप इस पर सिग्नेचर करोगे, हरी सिंह से कहा गया, तो हमारी सेना जाएगी लड़ने के लिए, बाकी नहीं जाएगी, आप मरो, कोई दिक्कत नहीं हमें।
तब तुरंत राजा हरि सिंह क्या करते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और क्या होता है, कश्मीर पर कब्जेदारी को लेकर के नवोदित दोनों राष्ट्र यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 से 48 में भी युद्ध हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से 1 जनवरी 1949 ईस्वी को युद्ध विराम करवा दिया गया। और यूएनओ ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए ग्राहम मिशन, जारिंग मिशन, इन तमाम जो है मिशन को भेजा, परंतु वे सारे प्रयास निरर्थक हुए। और इसके बाद 1965 और 1971 में दोनों देशों के बीच में भयंकर भी युद्ध होता है। और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है कश्मीर समस्या का। और 1 जनवरी 1949 को स्थापित दोनों देशों के बीच की सीमा आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य कर रही है और दोनों देश अपने दावे पर अड़े हुए हैं। यूएनओ ने इस समस्या को अपनी सूची से भी निकाल दिया है। आप सोचो कि यूएनओ कहीं ना कहीं पे इसको अटका दिया था, उसी ने अटकाया था, यूएनओ ने ही इस मामले को अटकाया है कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, हालांकि चलिए किसी दिन चर्चा करेंगे तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो कश्मीर विवाद ये था, हालांकि आगे चल करके हम और समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, पंचशील सिद्धांत क्या है। पंचशील सिद्धांत क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचशील सिद्धांत क्या भाई, तो पंचशील सिद्धांत की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व पहले अपने अनुयायियों को 5 व्रत दिया था। वो 5 व्रत कौन कौन से, एक था सत्य पहला, दूसरा था आपका अहिंसा, तीसरा था आस्तेय, चौथा था आपका ब्रह्मचर्य और आपका 5वां था उनका दिया हुआ सत्य भाषण और 6वां कौन सा था, मद त्याग। तो इन सभी का उपदेश जो है 5 व्रत मतलब कि मद त्याग का उपदेश, ये तमाम सारी चीज़ें जो है उसने दी, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण और मद त्याग, इनका उपदेश दिया। और आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत दिया, किसने दिया था, तो भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दिया था। और चीनी प्रधानमंत्री थे उस समय चाउ एन लाई, और चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में वार्ता होती है, यानी बातचीत होती है। और बातचीत के फलस्वरूप होता क्या है कि पंचशील सिद्धांत का उदय हुआ, जिसे आगे चल करके गुट निरपेक्ष नीति के आवश्यक अंग के रूप में अपना लिया जाता है। और पंचशील के सिद्धांत क्या क्या थे, इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, पंचशील के सिद्धांत निम्न है, आगे लिखेंगे क्या, पहला सिद्धांत क्या था इसका पंचशील का, तो भैया पहला सिद्धांत इसका ये था कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता जो है, चाहे मतलब कि चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो, या हालांकि बात हुई थी किसको लेकर के, चीन के जो है नेता से, चीन के प्रधानमंत्री से। तो हुआ क्या कि पहली बात इसमें रखी गई पंचशील सिद्धांत में कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का हम लोग सम्मान करेंगे। अर्थात तो तुम्हारी अखंडता यानी कि चाहे भारत चीन की करे या चीन भारत की, तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरी बात इसमें ये हुई कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी बात पंचशील समझौते के अंतर्गत ये हुई कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथी बात इसमें भी हुई पंचशील समझौते में कि समानता व परस्पर लाभ, यानी कि समानता दोनों एक दूसरे के प्रति रखेंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, मतलब आपको ना आप हमें दिखाइएगा, इस प्रकार से बात हुई। और परस्पर यानी कि हमसे आप लाभ पाएं और आपसे मुझे लाभ मिले, इस प्रकार की भावना रखी जाए, चौथी बात। पांचवी बात पंचशील समझौते के में कही गई कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सह अस्तित्व माने होता है कि आप भी बने रहो हम भी बने रहे, यानी कि दोनों को मिलजुल करके रहना चाहिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व क्या हो, बना रहे, इस बात पर मेंशन हुई। तो ये 5 सिद्धांत थे पंचशील के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की यह कल्पना रही है और कि भारत और चीन एशिया के विषाक्त वातावरण को दूर करने का प्रयास करेंगे तथा महाशक्तियों के दूषित प्रयास से दूर रहेंगे। यानी महाशक्तियाँ कौन, रूस एक महाशक्ति थी उस समय, और एक महाशक्ति कौन थी आपकी जो है अमेरिका। तो अमेरिका रूस शीत युद्ध में उस समय जुटे हुए थे। तो उसी समय कहीं ना कहीं पे भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था, उधर चाइना एक नई शक्ति के रूप में। तो इन लोगों ने सोचा कि गुट निरपेक्ष नीति, मतलब अलग से एक देश, मतलब कि गुट बनाया, मतलब कि गुट निरपेक्ष माने होता है कि किसी गुट में हम नहीं रहेंगे। तो एक गुट था पूंजीवाद का, एक साम्यवाद का। आप देखेंगे जो साम्यवाद के पक्षधारी थे रूस से समर्थन पाते थे, पूंजीवादी अमेरिका से समर्थन पाते थे। तो इस प्रकार से 2 गुटों में पूरा का पूरा संसार बटा हुआ था। शीत युद्ध अपने चरम सीमा पर था। उसी समय जो है भारत आज़ाद होता है, गुट निरपेक्ष की नीति उस समय आती है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है उसके बाद में देश 2 गुटों में बंटता है खास करके, ठीक है।
और दोनों अपनी अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाते कि हम बलवान हैं, वो कहता नहीं हम बलवान हैं, इस प्रकार की बातें। तो इसमें नेहरू जी ने सोचा कि इसमें हम पीछे जाएंगे, हम ना तो तुम्हारे तरफ रहेंगे ना तुम्हारे तरफ रहेंगे, ना रूस की तरफ ना अमेरिका की तरफ, हम खुद ही एक प्रकार से अपना जो है गुट बनाएंगे। उसका नाम रखा इन्होंने क्या, गुट निरपेक्ष। उसमें पंचशील सिद्धांत भी दिया गया। तो और बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए बाद में आकर के। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो पंचशील सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिमला सम्मेलन क्या है? शिमला सम्मेलन क्या है भाई? शिमला सम्मेलन क्या है? तो शिमला सम्मेलन या फिर मैक मोहन रेखा जो है उसको लेकर के जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, चाहे पूछा जाए शिमला सम्मेलन क्या है, चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि मैक मोहन रेखा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इसी को लिखेंगे जो मैं बता जा रहा हूँ। तो बात है मेरे प्यारे दोस्तों 1904 ईस्वी की। उसमें भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन, और तिब्बत के एक व्यक्ति थे दलाई लामा। आपने नाम सुना होगा दलाई लामा का, तिब्बत के थे। तो 1904 ईस्वी की बात है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय और तिब्बत के दलाई लामा, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया गया तथा आंतरिक तिब्बत पूरी तरह स्वतंत्र रहा। और इस समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे मतलब कि जिसमें यह स्वीकार किया गया हो कि तिब्बत जो है वो चीन के अधीन है। तो इस समझौते में जो शिमला समझौता था, इसमें ये नहीं था कि हाँ तिब्बत चीन के पूरे कब्जे में हो गया है। और 1906 ईस्वी में चीन ने इस प्रावधान को स्वीकार कर लिया। सन 1911 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके वहाँ सैनिक शासन की व्यवस्था मतलब की स्थापना कर दी, परंतु तिब्बत की जनता ने चीन का जमकर के विरोध किया। और 1912 ईस्वी में स्पष्ट घोषित किया चीन की मतलब कि तिब्बत की जनता ने कि तिब्बत चीन के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। और 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच आंतरिक और बाह्य तिब्बत के प्रश्न पर बात नहीं बन पाई, जिससे नाराज होकर के चीन वापस चला गया। बाद में भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत में मैक मोहन रेखा अस्तित्व में आई और इस सम्मेलन में तिब्बत ने स्वतंत्र रूप से भाग लिया। तो इस प्रकार से ये शिमला समझौता था, जिसमें मैक मोहन रेखा कहीं ना कहीं पे इसका उदय माना जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि तिब्बत मतलब कि एक प्रकार शिमला समझौता जो है, शिमला सम्मेलन जो है, ये किसके किसी बीच में हुआ है और कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ। बात कब हो रही थी? 1904 ईस्वी की ही बात है, वहीं से जड़ शुरू होती है। आकर के 1914 ईस्वी में समझौता होता, सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो तिब्बत और चीन और भारत, इन तीनों कहीं ना कहीं पे इसमें शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तो कैसे लिखेंगे? अगला प्रश्न है ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? चलिए देखते हैं भाई ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है। देखिए, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप यहीं शुरुआत करिएगा कि 1962 ईस्वी के जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तो 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध में भारत की मतलब की जो पराजय होती है भारत में, इसमें 1962 वाले युद्ध में, और पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझा कि भारत जो है इस समय कमज़ोर है, पाकिस्तान मतलब चीन से हार चुका है। तो उस समय भारत को कमज़ोर समझा किसने? पाकिस्तान ने। और 1964 ईस्वी में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और नए नेतृत्व को पाकिस्तान अत्यंत कमज़ोर समझता था। यानी जब नया नेतृत्व आया, लाल बहादुर शास्त्री शायद आए थे सेकंड वाले, तो हुआ क्या कि जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान उत्साहित हुआ और अप्रैल का महीना था 1965 ईस्वी में, उसने क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें भारत की बहुत ज़्यादा जो है हानि हुई थी, भारत हारा था और नेहरू जी भी 64 में ख़त्म मतलब की मृत्यु प्राप्त हो गए थे, ठीक है, देहावसान हो गया था इनका। तो ये तमाम सारी घटनाएं जिसको लेकर के पाकिस्तान थोड़ा सा उत्साहित होता है और 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर देता है। कच्छ के रण में हुए युद्ध का फैसला ब्रिटेन की मध्यस्थता के कारण नहीं हो सका था। और बात की जाए विवाद जो कच्छ का रण था, मतलब कि कच्छ के रण का जो विवाद था वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया गया था और इस प्रकरण से उत्साहित होकर के पाकिस्तान ने पुनः 1 सितंबर की बात है 1965 ईस्वी को भारत के छम्बजूरिया क्षेत्र पर क्या कर देता है? पाकिस्तान छम्बजूरिया क्षेत्र पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, भारत का जो क्षेत्र है,
और इसके साथ ही अगस्त 1965 में ही पाकिस्तान के द्वारा छापामारों के माध्यम से कश्मीर में मुठभेड़ तथा घुसपैठ की कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ पाकिस्तान ने एक अन्य गुप्त कार्रवाई के माध्यम से कश्मीर के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़काना भी शुरू कर दिया, और उसका मकसद मुसलमानों का भारत में विद्रोह कराना था, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया था। और पाकिस्तान अपने इस नापाक इरादे में सफल नहीं हो पाया था। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर यही है कि क्या किया जाए, भारत के प्रति मुसलमानों को कश्मीर के उकसाया गया, ये भड़काया गया। तो ये था, और एक प्रकार से नापाक इरादे उसके सफल ना हो पाए। तो ये था एक प्रकार से जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 6वां नंबर देखिएगा, मुक्ति वाहिनी से आप क्या समझते हैं? मुक्ति वाहिनी से आप क्या समझते हैं? मुक्ति वाहिनी क्या है भाई? तो बात है 1970 ईस्वी की। 1970 ईस्वी में पाकिस्तान में आम चुनाव होता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजफ्फर रहमान को पूर्ण बहुमत से 160 जो है मत मिला। 160 जो है एक प्रकार से सांसद इनकी तरफ हुए, और फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान की लाबी ने पूर्वी पाकिस्तान की किसी जो है हुक्मरान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान कौन था? पश्चिमी पाकिस्तान आपका, समझ रहे हैं ना, जो आज का पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश आज का वो पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो दोनों पक्षों के नेताओं के बीच में गतिरोध भी जो उत्पन्न हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए मार्च 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय असेंबली का अधिवेशन बुलाया जाता है, किंतु सत्ता हस्तांतरण न करने तथा 3 मार्च 1971 को बुलाए गए असेंबली अधिवेशन के स्थगित होने से पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। और उधर पाकिस्तान के शासकों ने दमन चक्र शुरू कर दिया। पाकिस्तानी शासकों ने दमन चक्र से मुक्ति पाने के लिए बंगालियों ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया। किसने किया था? जो पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी कि बांग्लादेश, उन्होंने क्या किया? मुक्ति वाहिनी का गठन किया, संगठन है, और जिसने भारतीय सेना से कंधे से कंधा मिला करके पाकिस्तान का जो दमन चक्र था उससे 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति दिलवाई तथा स्वतंत्र बांग्लादेश का उद्भव संभव हो सका। इंदिरा गांधी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, आप समझ सकते हो। तो और उस समय रूस ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी भारत की। ठीक है, आगे समझते हैं। तो ये थे मुक्ति वाहिनी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या है? द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या भाई? द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है? सॉरी, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत ये है कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण की बात की जाए अगर, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो पाकिस्तान, आप लिखेंगे कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण ये है कि जहाँ हिंदू तथा मुसलमान का अस्तित्व होगा वहाँ 2 राष्ट्रों का होना क्या है? परम आवश्यक है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर, जाति व संप्रदाय के आधार पर हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से उसे पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रहा, ऐसा उसका मानना रहा। इसीलिए पाकिस्तान जो है लगातार कश्मीर को लेकर के बड़ा ज़्यादा सजग रहता है हमेशा। तो सोचिए वो ये सोचता है कि मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादा इसलिए मेरा हिस्सा है। ठीक, ये पाकिस्तान सोचता है। यही है द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फरक्का विवाद क्या है? फरक्का विवाद क्या है भाई? फरक्का विवाद की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक तनाव हो जाता है, और इसी तनाव में फरक्का विवाद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है भारत और बांग्लादेश के बीच का। भारत के द्वारा गंगा नदी के जल बंटवारे के संबंध में बांग्लादेश की सीमा से 11 मील दूर इस बांध का निर्माण कोलकाता के बचाव व अस्तित्व की रक्षा के दृष्टिकोण से किया गया था। ये जो फरक्का एक बांध है जो कि गंगा नदी पर बनाया गया, ठीक है, और बांग्लादेश से संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता भी किया गया, जिसके अनुसार गंगा में पानी की अत्यधिक कमी के दिनों में 21 से 30 अप्रैल यानी भारत को 20,500 क्यूसेक तथा बांग्लादेश को 34,500 क्यूसेक पानी मिलेगा। किंतु इसके बाद भारत को मिलने वाली पानी की मात्रा में 40,000 क्यूसेक तक वृद्धि की जाएगी। और इस समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हो गए थे कि गंगा के जल स्तर में वृद्धि हेतु दोनों पक्ष संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि गंगा में जल वृद्धि हो सके। इसी संदर्भ में भारत ने एक सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र को एक चौड़ी नहर द्वारा गंगा से जोड़ दिया जाए।
जिससे न केवल गर्मी के दिनों में गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी, अपितु असम व बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ से होने वाली जो क्षति है उससे भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे निवारण मिलेगा, यानी कि उसका भी निवारण हो सकेगा। जो बांग्लादेश या फिर आप देखेंगे जो बिहार वगैरह में क्या होता है, जो बाढ़ आती है, आप देखे होंगे ना, जो बाढ़ आती है असम में, बांग्लादेश में, तो उससे क्या होगा भाई, उससे रक्षा हो सकेगी। और लेकिन बांग्लादेश इस पर तैयार नहीं हो रहा था और उसे भय है कि इस नहर पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का नियंत्रण होगा, जबकि नहर का अधिकांश भाग बांग्लादेश में होने से यह बांग्लादेश जो है दो भागों में बंट जाएगा। तो इस प्रकार से बांग्लादेश डरा था कि जैसे कि नहर अगर बीच से चली जाएगी तो बांग्लादेश दो भागों में बंट जाएगा और हो सकता है कल को कि भारत उस ज़मीन को कब्जा ले जो उस तरफ न रह के चला गया है, और भारत चूँकि उस पर भौगोलिक दृष्टि से कब्जा करेगा, चूँकि वो भी मदद करेगा, वही बनवाएगा। तो इस प्रकार से यही था फरक्का विवाद। ओके, और आगे चल कर के होता क्या है कि सन 1977 ईस्वी से आज तक संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से भारत व बांग्लादेश में कई उच्च स्तर की द्विपक्षीय वार्ताएं हो चुकी हैं, किंतु इस समस्या की बात की है फरक्का जल विवाद की या फरक्का विवाद की, तो ये समस्या अभी इसका कोई निश्चित समाधान नहीं निकल सका है। और ये खास करके नदी मतलब कि जल को लेकर के है, नदी जल को लेकर के, गंगा नदी जल को लेकर के विवाद है, फरक्का बांध बना हुआ है उसी को लेकर के, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, समझ गए बातें भाई। तो ये हो गया आपका क्या, फरक्का विवाद। आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न क्या है, आप देखेंगे कि भारत की नौसेना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की नौसेना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत की नौसेना की बात की जाए तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई सबसे पहले जान लीजिए कितनी है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई है 3535 समुद्री मील। ओके, समुद्री मील की मैं बात कर रहा हूँ, किलोमीटर नहीं बोला हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सॉरी। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, 3535 समुद्री मील है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व भारत की नौसेना ही निभाती है, और यह हर देश की उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार विकसित होती है। भारत की बात की जाए तो तीन तरफ से भारत आप जानते होंगे महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर है, आप वहीं पर पूरब की बात की जाए तो पूरब में आप क्या है, पूरब में क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या आप देखेंगे तो अरब सागर पड़ेगा। तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है, और विश्व का अधिकतम तेल, अधिकांश रबर, टिन हुआ, चाय हुई, सभी जो अनेक वस्तुएं हैं उनका व्यापार हिंद महासागर से ही सुगमता से के साथ होता है। और वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानों ने समुद्र की तलहटी में खोजबीन करके महत्वपूर्ण संसाधनों का पता लगा लिया है, जिसके दोहन की विश्व के देशों के जो है होड़ लगी हुई है। और 1969 ईस्वी से पूर्व हिंद महासागर ब्रिटिश झील के नाम से विख्यात था। 1969 ईस्वी में हिंद महासागर में स्थित जो है डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे को संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्रिटेन द्वारा 99 वर्षों के पट्टे पर देने से दोनों महाशक्तियों तथा तटवर्ती देश चीन के प्रदर्शन से यहाँ की प्रतिस्पर्धा खतरनाक स्तर पर बढ़ गई थी, और जिसके दृष्टिगत यानी कि जिसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी नौसेना का विकास किया, और आज भारत की नौसेना विश्व की बड़ी नौसेनाओं में से 8वां स्थान जो है रखती है, जिसमें 46,000 अफसर एवं सैनिक हैं। और भारतीय नौसेना विमान वाहक पोत एडमिरल जो है गोर्स्कोव, INS विक्रमादित्य, क्रूज़र मतलब कि 2 क्रूज़र, 3 विध्वंसक, 27 फ्रीगेट, 10 पेट्रोल पनडुब्बियाँ, 16 मिसाइलें पेट्रोल बोट और 18 कोस्टल पेट्रोल बोट और लैंडिंग क्राफ्ट, माइन जो है स्वीपर्स, सर्वेक्षण पोत, 3 सर्वेक्षण पोत और 1 जो है सबमरीन टेंडर और 8 तटीय रक्षक पोत। और भी इसमें बढ़ोतरी हुई, जो डाटा हमने बताया है इस डाटे में और भी अब बढ़ोतरी वर्तमान में हो चुकी होगी। तो ये डाटा एक प्रकार से वैसे औसतन डाटा मैंने बोला है, ये एक प्रकार नौसेना के बारे में जो जानकारी थी वो हमने आपके उस समक्ष रखी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समझ 10वां नंबर है। 1972 ईस्वी के शिमला समझौते की मुख्य धाराएं क्या थी। अच्छा, एक शिमला समझौता जो हुआ था, शिमला सम्मेलन था, वो दूसरा सम्मेलन था शिमला सम्मेलन। और अगर बात की जाए शिमला समझौते की, तो शिमला समझौते की बात की जाए तो ये दिसंबर 1971 ईस्वी के युद्ध में पाकिस्तान की करारी जब हार हो जाती है
उस करारी हार के बाद में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक बंदी बना लिए थे भारत के द्वारा। तो भारत में बंदी रहते कौन, कितने हज़ार सैनिक, 93,000 सैनिक। और पाकिस्तान 2 खंडों में बंट करके स्वतंत्र बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के रूप में उदित हो जाता है। जनरल याहिया खां की कुर्सी चली जाती है तथा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान के सत्ता संघर्ष जो है सत्ता शीर्ष पर क्या होता है, जो भुट्टो हैं यानी जो जुल्फ़िकार भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनका शासन हो जाता है। और उन्होंने जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला समझौता संपन्न किया, जिसकी कुछ धाराएं थी। और कौन कौन सी धाराएं थी शिमला समझौते की, आई चर्चा करते हैं। पहली धारा ये थी इसकी, पहली बात इसमें ये कही गई कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ हुआ था। तो सारे के सारे युद्ध जो चल रहे हैं या फिर जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो समाप्त होगा। दूसरी बात शिमला समझौते के अंतर्गत ये कही गई कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार को ख़त्म करेंगे, अच्छे प्रचार करेंगे जिससे संबंध अच्छे हों। तीसरी बात इसमें ये कही गई कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लौट आएंगी। चौथी बात इसमें ये कही गई शिमला समझौते में कि दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के आने जाने, डाक सेवा हुआ, जल थल या वायु मार्ग हुआ, उनके द्वारा पुनः संचार व्यवस्था, विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान आगे बढ़ना तथा जहां तक संभव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जो है जैसे जो है पहले था उसी प्रकार से यानी कि पुनः जो है शुरू कर दिया जाए। तो इस पर सहमति हुई दोनों देशों के बीच में। और पांचवा समझौता जो इसका था शिमला समझौते में, पांचवी बात कही गई क्या कि जो है जो शिमला समझौता है, शिमला समझौते के कार्यान्वयन हेतु दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष परस्पर क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की बातें इसमें जो है सामने आती है शिमला समझौते में। तो एक प्रकार से मुख्य धाराएं थी जो कि हमने आपके समझ बता दी। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई सभी लोग, तीसरा जो है अब अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न खत्म हुए, अब दीर्घ लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों में प्रवेश करते हैं। खंड बा में सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि मान लो दूसरा प्रश्न आपको करना है तो इसे लिखा नेफा में भारतीय सेना की पराजय के कारण बताइए। मान लेते हैं आपको नहीं पता है तो और यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न इसके नीचे दिया जाएगा, ये यानी कि कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे देगा, तो चाहे आप कश्मीर समस्या पर टिप्पणी करें और चाहे नेफा में भारतीय सेना की पराजय के जो कारण थे उसको बताएं। ठीक, नेफा सेना यानी कि जो चाइना का युद्ध हुआ था भारत के बीच में, उसमें उसकी बात की जा रही। तो ये था एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे। तो इसमें अच्छी बात ये होती कि एक प्रश्न नहीं पता तो ऑप्शनल के तौर पर दूसरा प्रश्न है उसको कर दीजिएगा। देखिए अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया, लघु उत्तरीय का 200 शब्दों में इसको लिखना है। प्रश्न क्या है कि नेफा में भारतीय सेना की पराजय के कारण क्या थे बताइए। तो भाई अगर नेफा में पराजय की बात की जाए तो भारत चीन युद्ध हुआ था कब, 1962 में, और भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था और इससे भारतीय सम्मान को गहरा धक्का भी लगा था। और इस युद्ध में भारतीय सेना अपनी अनेक खामियों के कारण से क्या हुई थी, पराजित हुई थी, ऐसा आप लिख दीजिएगा। अब इसमें कारण में लिखेंगे, पहला कारण ये था कि भारतीय सेना पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए ना तो प्रशिक्षित थी पहले से और ना ही सुसज्जित थी, और इन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कोई प्रयास भी नहीं किया गया था। तो ये पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण इसका ये था कि इस क्षेत्र में सड़कों का क्या था, अभाव था जहाँ पर युद्ध हो रहा था, और हमारी परिवहन व जो संचार व्यवस्था थी वो ठीक तरीके से नहीं थी। जबकि जो शत्रु था यानी जो चीन था, उस चीन शत्रु जो था उसकी सीमांत क्षेत्र में चौकियाँ थीं और सड़कें बहुत अच्छी थी, तो सड़कों का निर्माण कर लिया था उन लोगों ने, और उनकी जो गतिशीलता थी वो बनी रहती थी। वो हथियार ले आते थे, खाना वगैरह पहुंचाता था, या तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, वो तमाम सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी। वहीं तीसरा कारण इसका यह था नेफा की, तीसरा कारण ये था कि तिब्बत पर चीन के जो है आधिपत्य को स्वीकार कर भारत ने उसकी भू राजनीति को यथार्थ के रूप में समझने की भूल की, जिससे उत्साहित होकर के चीन ने अक्साई चीन मार्ग के आसपास भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और उसकी योजना भी बनाई थी पहले से और बाद में करता भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे। तो चौथा इसका कारण ये था कि भारतीय गुप्तचर व्यवस्था ठीक नहीं थी, जबकि चीन हमारी सभी योजनाओं एवं सूचना को जान लेता था। ये कारण हो सकता है। पांचवा कारण इसका ये था
कि भारतीय सेना में क्या था भाई कि नियंत्रण की जो थी वो एकता का क्या थी, नियंत्रण की एकता का क्या था, अभाव था यानी कमी थी। और सेना अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना कर दी जाती थी, ये पांचवा कारण था। छठवां कारण ये था कि भारत के पास इस क्षेत्र का उचित जो मानचित्र था वो नहीं था कि इस क्षेत्र में कहाँ कैसे क्या है, कहाँ नदियाँ, कहाँ घाटी, कहाँ पहाड़, कहाँ पर्वत है, और जिस पर वह अपनी योजनाएं जो है बना सकते थे अगर मानचित्र होता तो, लेकिन मानचित्र ही नहीं था उनके पास। सातवीं बात एक ही थी कि चीनी सेना भारतीय सेना से काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी फायर शक्ति भी अधिक थी, तो ये कारण था। आठवां कारण इसका ये था कि चीन ने भारत के साथ 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता करके अपने विश्वास में ले लिया था और सीमांत क्षेत्रों में सड़कें बनाना, चौकियों की स्थापना करना एवं युद्ध की अन्य तैयारियां करता रहा, जिसकी जानकारी भारत को काफ़ी समय बाद में मिलती है। और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी जब मिली हम लोगों को समस्याएं, और हमारे पास चीन का सामना करने की तैयारियां नहीं थी, निम्न स्तर पर थी, तो इसके कारण से भी हम लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पंचशील समझौते के बाद में हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, इस प्रकार से कुछ बातें हो रही थी। और भारत पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा था कि हाँ भाई चीन मेरे पर कभी युद्ध नहीं करेगा, और वो उधर सड़क बना रहा था, चौकियाँ बना रहा था, हथियार वगैरह इधर उधर रख रहा था, ताकि मतलब कि पहले से उसकी रणनीति थी युद्ध करने की। तो ये समझिए, तो इस प्रकार से कई कारण थे हारने के लिए, तो इस प्रकार से आप कारण का मेंशन कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जानते भाई कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर समस्या की बात की है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो रही है वो कश्मीर की समस्या रही। आप लिखेंगे इसे, आगे लिखेंगे कि जिसके कारण आज तक दोनों देशों के बीच में वैमनस्य का भाव बना हुआ है। आगे आप लिखेंगे यद्यपि विभाजन के समय कई समस्याएं पैदा हुई, परंतु कश्मीर झगड़े को छोड़ करके बाकी सभी समस्या बातचीत अथवा विश्व बैंक की मध्यस्थता में सुलझ गईं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के अंतर्गत स्थानीय राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी अधीनता से स्वतंत्र करते हुए भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की छूट दी गई थी, और इसी के अंतर्गत कश्मीर का भी राज्य आता था। लेकिन वहाँ के राजा थे हरी सिंह, और उन्होंने काफ़ी समय तक कोई निर्णय भी नहीं लिया, और इसी दौरान पाकिस्तान सरकार की सहायता से अक्टूबर 1947 ईस्वी में कबीले कश्मीर पर आक्रमण करने हेतु श्रीनगर की ओर बढ़े, यानी कबायली जनजाति थी अफगानिस्तान की, तो उसको बुला लिया पाकिस्तान ने और आक्रमण करने के लिए भेज दिया। श्रीनगर की ओर बढ़े वो लोग, और जब उन्होंने उत्तर प्रदेश का काफ़ी मतलब कि उन्होंने जो मतलब कि कश्मीर है तो उस कश्मीर का जो कश्मीर प्रदेश है उसका काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। जब वे श्रीनगर से 35 मील की दूरी के आसपास लगभग थे, तब राजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत से, तो क्या बता रहे थे हमने कहा कि जब क्या हुआ कि जो कबायली थे जब उन्होंने आक्रमण कर दिया भारत पर, मतलब कि जम्मू कश्मीर पर, तो जब कश्मीर पर आक्रमण किया राजा हरि सिंह तभी मतलब कि तब कुछ उनको दिक्कत नहीं थी। जब धीरे धीरे कुछ देर तक लड़ाई वगैरह जब कुछ हुआ, उसके बाद में जब श्रीनगर से लगभग 35 मील की दूरी बची हुई थी, तब राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग करी। और जब सैनिक सहायता की मांग करी तो इसी संदर्भ में उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर राज्य का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्योंकि पटेल जी ने बता दिया कि अगर विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक जो है भारत की सेना मदद करने नहीं जाएगी तुम्हारी। उन्होंने कर दिया, उसके बाद में सेना गई भारत की। तो विलय को स्वीकार करते हुए नेहरू ने राजा से कहा कि हालात ठीक होने पर इसकी जनता द्वारा पुष्टि भी करा ले। और भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना सैन्य अभियान शुरू कर कबायलियों को बाहर खदेड़ना शुरू किया। और इसी बीच भारत ने 1 जनवरी 1948 ईस्वी को इस समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो है उसमें इस मुद्दे को रखा। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी में सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया, और MC नाटन और ओवन डिक्सन, FP ग्राहम आदि को नियुक्त किया, परंतु सारे आयोग कमीशन मतलब कि कश्मीर की समस्या को सुलझाने में असफल होते हैं। और अंत में 1965 में और 1999 ईस्वी में कश्मीर को लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या होता है, भयंकर युद्ध होता है। और 1941 मतलब कि 71 ईस्वी में बांग्लादेश को लेकर के युद्ध हुआ। उसके बाद में 1972 ईस्वी में शिमला समझौता होता है।
और तब से आज तक ये समस्या यथावत बनी हुई, जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से बनी हुई है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद ने अपने विवादित प्रस्तावों से कश्मीर समस्या को निकाल दिया है। पाकिस्तान आज अपनी आंतरिक समस्या से नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर का राग जो है अलापता रहता है और लगातार इसी को लेकर के वहाँ पर चुनाव वगैरह की रणनीति, जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चुनाव राजनीति होती है, तो उसी प्रकार से ये मुद्दा है पाकिस्तान में जीतने का कि कश्मीर अपना होगा, ये होगा, यही सब के जीत जाते हैं ठीक वहाँ पर। तो इस प्रकार से कश्मीर समस्या पे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत मतलब कि बांग्लादेश के उद्भव पर प्रकाश डालिए। बांग्लादेश के उद्भव पर प्रकाश डालिए। क्योंकि बांग्लादेश उद्भव हुआ है बांग्लादेश का, खास करके पश्चिमी पाकिस्तान एक था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी का नाम अब बांग्लादेश है। ठीक है, पहले एक ही में थे लेकिन अब तो देश बन गया है, और इसका श्रेय अगर जाएगा तो किसको जाएगा? इंदिरा गांधी जी को जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बांग्लादेश के अभ्युदय में? तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा बांग्लादेश के अभ्युदय। उसमें लिखेंगे कि बांग्लादेश क्या था उस समय की स्थिति, कि बांग्लादेश भारत का निकटतम पड़ोसी चूंकि था और है भी पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब वो अपना पड़ोसी है, और भौगोलिक दृष्टि से भारत व बांग्लादेश की सीमाएं इतनी जुड़ी हैं कि अलग अलग राष्ट्रों का अस्तित्व होते हुए भी दोनों एक मतलब कि दोनों एक राष्ट्र से दिखाई पड़ते हैं और लगता है कि भारत और बांग्लादेश एक ही में है। अभी भी आप नक्शा देखेंगे तो कभी कभी ऐसे लगेगा। 1947 ईस्वी से पहले आज का बांग्लादेश भारत का ही एक राज्य था, और अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी, धूर्ततापूर्ण व विश्वासघातपूर्ण तथा मुसलमानों की सांप्रदायिक उन्मादपूर्ण नीति के कारण से भारत का विभाजन हो जाता है, और जिसका एक भाग पाकिस्तान कहलाया। विभाजन के समय पाकिस्तान के दो भाग थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बंगाल का जो भाग अलग होकर के बनाया गया उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान। 17 दिसंबर तथा मतलब तक पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी मतलब कि जो 17 दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर तक पूर्वी पाकिस्तान के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने सौतेला व्यवहार किया, वहाँ की जनता को उत्पीड़ित किया और साथ ही साथ उनका पूरी तरीके से शोषण किया, ऐसा बोल सकते हैं। और जब उन दुष्टों, दरिद्रों और सांप्रदायिक मतलब कि अंधविश्वासियों लोगों के द्वारा क्या हुआ, यह कार्य मानवता को पूरी तरह से निगलने लगता है। लगातार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के द्वारा। तो पूर्वी पाकिस्तान की जनता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अपने सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने के लिए उठ खड़ी होती है, और उसने मांग की कि हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा की जानी चाहिए। अतः उन लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के जो शैतान तानाशाह थे उनके विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया। तब पाकिस्तान की सेना ने जो है क्रूरतम दमन किया, उन लोगों का करना शुरू कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लाखों पूर्वी पाकिस्तानी भारत में शरण लेने के लिए भाग आए। आप देखेंगे कि भारत ने उनकी पूरी तरीके से सहायता भी करी, और भारत सरकार ने उनके लिए हर संभव प्रयास भी किया, हर संभव मदद भी पहुंचाने का कार्य किया, और अंत में भारत को बाध्य होकर के पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप भी करना पड़ा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना को शर्मनाक हार भी खानी पड़ी, और इसके बाद 17 अप्रैल 1971 ईस्वी को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश बन जाता है, और बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक नए धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना होती है, और भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने मधुर संबंधों की शुरुआत की। इस प्रदेश में दो पड़ोसी देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता, आत्मनिर्णय, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति आदर भाव से बंधे हुए हैं, और दोनों देशों ने पारस्परिक विवादों के लिए शांतिपूर्ण बातों द्वारा हल निकालने के बारे में निर्णय लिया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों को भी मानना स्वीकार किया दोनों देशों ने। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का उद्भव होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया है। क्या प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध 1965 के भारतीय सेना की विजय के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में, उसके विजय के कारण क्या थे। ठीक है, विजय के कारण समझ रहे ना, यानी भारत पाकिस्तान से जीत गया था। मतलब वैसे जीत क्या गया था, पाकिस्तान जब भी लड़ा तब भी हारा ही है। ठीक है,
तो अब देखिएगा इसकी पहले भूमिका में क्या लिखेंगे कि 1965 ईस्वी के युद्ध में जब पाकिस्तान की स्थिति अमेरिका और चीन के द्वारा प्राप्त सैनिक सहायता से सुदृढ़ हो गई थी, तब उसे पुनः कश्मीर पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने और भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने पूरी शक्ति के साथ विदेशी हथियारों का प्रयोग किया, किंतु भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। फिर भी युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई और इस युद्ध में पाकिस्तान की स्थिति कमज़ोर हुई तथा क्या हुआ कि भारत एक तरह से विजयी मुद्रा में आगे बढ़ा। भारत ने हाजी पीर के दर्रे और सामरिक महत्व की ऊंची चोटी कारगिल पर भी कब्जा कर लिया और इस युद्ध में भारत जो जीता उसके कई कारण थे, आप लिखेंगे। अब उन कारणों की व्याख्या आप करेंगे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था अटूट देशभक्ति की भावना। जो भारत के सैनिक थे उन भारत के सैनिकों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और जिससे उन्होंने इस युद्ध में पूरी तरह से जो है दिखाई भी पड़ा और प्रदर्शित भी किया, जिसका परिणाम यह निकला कि दुश्मन को पराजित होकर के युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विश्व के दादा राष्ट्रों जो थे उनकी गुहार लगानी पड़ी, अमेरिका हो या फिर चाइना हो या फिर और बड़ी महाशक्तियाँ हों। दूसरा कारण इसका ये था कि अटूट साहस और बलिदान की भावना। भारत के शूरवीरों में साहस और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आज भी की बात की जाए, पहले उस समय भी थी और 1947-48 के युद्ध में ही पाकिस्तान को इस बात की पूरी जानकारी थी, परंतु संसाधनों के अभाव में साहस और बलिदान देने के बाद भी भारतीय सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं पे अटूट साहस और बलिदान की भावना भारतीयों के अंदर थी, इसके कारण से भारतीय सेना जीतती है। तीसरा कारण ये था कि सैनिक असैनिक जनता का समन्वय व उच्च मनोबल का प्रदर्शन। यानी 1965 ईस्वी की बात है। 1965 ईस्वी के युद्ध में भारतीय जनता ने भी सैनिकों का सहयोग किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर भारतीय जनता ने एक टाइम उपवास रखना सहर्ष स्वीकार किया था। जब देश में खाद्यान्न की कमी थी तब अमेरिका ने युद्ध के दौरान भारत को खाद्यान्न आपूर्ति से इनकार भी कर दिया था जब भारत ने उससे मदद मांगी थी। और इस प्रकार युद्ध के दौरान जनता एवं सैनिकों का समन्वय अप्रतिम रहा। जनता एक टाइम ही भोजन करती थी और उसका दूसरे टाइम का जो बचता था उसको सैनिक के लिए कि एक प्रकार से जाता था। तो आप सोचिए कि ये व्यवस्था थी, तो ये कारण था। अगला कारण आप बता सकते हैं। चौथा कारण क्या लिखेंगे? चौथा कारण लिखिएगा कि सैनिक कमांडरों का कुशल नेतृत्व था, अनुशासन था, उनका प्रशिक्षण था, अच्छे तरीके से मिला था और कार्य के प्रति निष्ठा भी थी सैनिकों की। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पांचवा कारण इसका ये था कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर उचित निर्णय लेना। जैसा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण कार्रवाई शुरू की, भारत के शीर्ष नेतृत्व ने उचित निर्णय लेकर के सेना के मनोबल को बढ़ाया, जिससे भारतीय कमांडरों को युद्ध में कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। और 1962 ईस्वी में युद्ध में शीर्ष नेतृत्व के हिचकिचाहटपूर्ण निर्णय के कारण से ही भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था 1962 यानी चीन के युद्ध में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था 65 वाले में कि यहाँ पर कोई कि डायरेक्ट यहाँ अगर आया है, आक्रमण किया है, तो मनोबल बढ़ाओ, तुरंत उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो सैनिकों को और लड़ने के लिए भेजो। तो इस प्रकार से उचित निर्णय था। तो ये 5 अंतर आप कि कारण आप बता सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बात की जाए अगर भारत की मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत एक विविध भाषी देश रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और इस देश में रहने वाली तमाम सारी जातियाँ हैं। भिन्न भिन्न भौगोलिक अवस्था रही है भारत में रहने की। कहीं पर आप देखेंगे कोई लोग अमीर है तो कई गरीब हैं। तो ये निरंतर जो खाई है अमीर गरीब की, ये बढ़ती जा रही है और जिस वजह से झगड़े विवाद ये सब होना स्वाभाविक सी बात होती जा रही है और ये सब देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। देश की राजनीति में दलगत स्वार्थ हुआ, व्यक्तिगत लाभ हुआ, कट्टरवादिता हो गई, क्षेत्रीयता हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित जो है कहीं ना कहीं पे ये लोग कर रहे हैं। ये तमाम सारी जो वादिता है या तमाम सारे जो विचार हैं वो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं
और आंतरिक सुरक्षा को जितना खतरा जो है रुग्ण समाज, भ्रष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न हो रहा है, उतना ही अपराधियों, आतंकवादियों और भीतर जो घाती है उनके द्वारा उनके कार्यों से लगातार हो रहा है। और वर्तमान समय में इन दुखद स्थिति की देन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न खतरे का वर्णन हम तमाम सारे तथ्यों के माध्यम से कर रहे हैं, और आप लोग देखिएगा उसको। पहला तथ्य इसका है आतंकवाद। आतंकवाद के माध्यम से आप देखेंगे हमेशा से भय बना रहता है, कहाँ पर कब बम लगा दिया जाए, या आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें। ओके, दूसरी बात क्या है भाई, क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में क्षेत्रीय जैसी कोई मतलब क्षेत्रता जैसी कोई बात सुनाई नहीं पड़ती थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्या हुआ कि भारत में क्षेत्रता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की मांग उठी, जिसने उग्र रूप धारण भी किया। क्षेत्रता के आधार पर कई प्रदेशों का भी निर्माण हुआ, और अंतिम बना राज्य क्षेत्रता के हिसाब से तेलंगाना, आप देख ही सकते हो। और आप देखेंगे गोरखालैंड की बात हो या बोडोलैंड की बात हो, विदर्भ आदि मांग आज भी आंतरिक सुरक्षा को हानि ही पहुंचा रही है। ये क्षेत्रता की भावना भी कहीं ना कहीं पे आंतरिक सुरक्षा को हानि पहुंचाती है। तीसरी कौन सी पहुंचाती है आंतरिक सुरक्षा को हानि यानी समस्या कौन सी है, भाषावाद। भाषावाद मतलब क्या होता है, क्योंकि भाषा जो है, भारत की बात की तो भारत बहुत ज़्यादा बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। इसमें क्या होता है कि अनेक धर्मों समुदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें आपसी द्वंद्व शुरू हो जाता है। सरकार दक्षिण की भाषा को उत्तर में तथा उत्तर की भाषा को दक्षिण में पढ़ाए जाने पर यद्यपि बल दे रही है, फिर भी इसका अभी तक सकारात्मक उत्तर नहीं मिल सका है। तो भाषावाद कहीं ना कहीं पे आंतरिक सुरक्षा की समस्या बना हुआ है। चौथी बात यह है कि जनजातीय विद्रोह। भारत की बात की जाए तो भारत में वर्तमान समय में जनजातियों की आबादी 6 करोड़ से अधिक है, जिसमें राजस्थान में जनजातीय लोग रहते हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, और उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, आप देखेंगे संथाली, आंध्र प्रदेश में गोंड है, और ख़ास करके बात की जाए आपके पूर्व उत्तर भारत में तो नागा, मिजो, ये तमाम प्रकार की जनजातियाँ हैं। तो इन जनजातियों को विदेशी आक्रमणों से सहायता मिलती है, मतलब विदेशी जो आकाएँ हो, मतलब कि विदेशी आक्रमणों से बोल दिया क्या, विदेशी जो लोग होते हैं जैसे कि विदेशी, जैसे कि बड़े लोग हो गए, पाकिस्तान का है, कोई दूसरा देश है, उसने क्या किया कि जो है हम तो कोई मतलब जनजाति का बड़ा व्यक्ति है यानी नेता है जनजातियों का, उसको मिला लिया, तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं पे खतरा ही उत्पन्न होता है। ठीक, तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जनजातियों के उत्थान के यदि भी प्रयास हो रहे हैं कि जनजातीय लोग पढ़े लिखे जाने, राष्ट्रीयता की भावना उनमें डेवलप हो, फिर भी अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता बची भी है। तो ये समस्या बनी हुई। पांचवी समस्या निर्धनता की। भारत एक विशाल एवं अर्ध विकसित देश है, और जिसकी जनसंख्या की बात की है तो अधिसंख्यक है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। गरीब ज़्यादा है, अमीर थोड़ा कम है, और 20% के आसपास व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि पूर्ण निर्धन की श्रेणी में आते हैं। और इन गरीबों को आतंकवादी आसानी से आर्थिक लालच दे करके, रुपया पैसा दे करके अपनी ओर खींच लेते हैं, हथियार थमा देते हैं, जिससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा आप देखेंगे तो खतरे में पड़ती जा रही है। ये तमाम सारे कारण हो सकते हैं। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मनोबल विजय का गुप्त हथियार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मनोबल जो है मनोबल क्या है, विजय का गुप्त हथियार है, स्पष्ट कीजिए। तो मनोबल बिल्कुल है हथियार भाई, मनोबल बिल्कुल जो है युद्ध का हथियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि मनोबल भौतिक पदार्थों से तिगुना शक्तिशाली होता है, सिद्ध कीजिए, तो इसको लिख करके आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मनोबल के बारे में समझते हैं, मनोबल है क्या। तो किसी युद्ध में किसी देश के पास युद्ध की सामग्री मौजूद हो लेकिन उत्साह ना हो तो सब बेकार है, और इसी उत्साह को बढ़ाता है कि आपका मनोबल। और मनोबल कौन बढ़ाता है, आपके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वही आपको मोटिवेट करते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में क्या होता है कि जब लास्ट में सारी सेनाएं बाहुबली की भागने लगती हैं, बाहुबली फर्स्ट में, और तब क्या होता है कि बाहुबली जो होता है वो क्या करता है, लोगों को तुरंत जो है बड़ी बड़ी बातें बोलने लगता है, थोड़ा सा वीरतापूर्वक बातें कि माहिष्मती के लोग ये ऐसा है वैसा है, ये तमाम प्रकार की बातें, लोगों के अंदर उत्साह आता है। भले ही वो कम रह गए हों, हार रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उत्साह बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और तुरंत जो है दुगनी शक्ति के साथ उन लोगों ने आक्रमण करा उन पर। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके कई उदाहरण होते हैं, और कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो आधुनिक युद्धों में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही विपक्षी के उत्साह को
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ने का प्रयास आप लोग करते रहते हैं, क्योंकि इस तरह स्पष्ट है कि युद्ध में मनोबल का कितना महत्व होता है। और इसके महत्व को स्वीकार करते हुए युद्धशास्त्री एक व्यक्ति हैं पोलिबियस, और पोलिबियस क्या कहते हैं, पोलिबियस कहते हैं कि युद्ध में जिन जिन शक्तियों का महत्व होता है उनमें सबसे अधिक निर्णायक मतलब कि एक प्रकार से निर्णयात्मक जो शक्ति होती है या निर्णयात्मक जो प्रभाव डालने वाली बात होती है वो सैनिकों का जोश होता है। अगर सैनिकों के अंदर जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, और बात की जाए उनके अंदर खास करके मनोबल नहीं है उनका, तो फिर युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे उदाहरण के फलस्वरूप अगर आप लिखना चाहें तो इसका एक उदाहरण सुनिएगा। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, तो भारतीय सेना का मनोबल गिरा था और उसके गिरे होने के कारण से भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। केवल सैनिकों का ही नहीं अपितु अधिकारियों का भी मनोबल कमजोर था उस समय। तो ये देखिए उदाहरण के तौर पर। दूसरा उदाहरण आप क्या दे सकते हो इसका, दूसरा उदाहरण में आप लिख दीजिएगा कि भारत पाक युद्ध, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, तो भारतीय सेना ने उच्च मनोबल के कारण ही पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा दिए गए आधुनिक टैंकों तथा लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। जबकि अमेरिका फुल रूप से मदद कर रहा था किसकी, पाकिस्तान की। वीर अब्दुल हमीद ने अकेले जो है पैटर्न टैंकों को तोड़ करके अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अमेरिकी और चीनी धमकी का हमारी जनता, सरकार और सेना के उच्च मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे कि आप कोई भी तैयारी करेंगे या कोई परीक्षा की तैयारी करने जाए, तो आप पूर्ण मनोबल के साथ जाएं। मनोबल आपका बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना हाई हो कि चल जाए। ओके, तो कभी अपने मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य करने जाओ तो आप मनोबल आपका बढ़ाओ कि हाँ भाई हम ही जो है हम ही कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं बस। तीसरा आप इसका उदाहरण ये दे सकते हो कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, तो हमारी सफलता का मुख्य कारण क्या था, जनता और सेना का श्रेष्ठ मनोबल और उच्च आदर्श। जबकि पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों को कुचलने एवं लोकतंत्र का गला घोटने के लिए युद्ध लड़ रही थी, जिससे उनका मनोबल गिरा हुआ था। और मनोबल के संदर्भ में इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। पर्याप्त रसद एवं गोला बारूद रखते हुए भी ढाका में लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना शर्त के क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए 93,000 सैनिक थे उस समय जब आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन मनोबल बस केवल नहीं था। तो इस प्रकार से मनोबल आप बता सकते हो कि हाँ भाई। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के कारण एवं उद्देश्य बताइए। तो 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के क्या कारण थे और क्या उद्देश्य थे, यह आपसे पूछा गया भाई। तो आप क्या लिखेंगे, तो साम्यवादी राष्ट्र है चीन, और उसने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और जिसके कई कारण थे। पहला कारण इसका ये हो सकता है उद्देश्य, चूँकि चीन का क्या उद्देश्य था और कारण क्या था उसको करने का, तो एक ही बात में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, चाहे उद्देश्य पूछे चाहे कारण पूछे। पहला उद्देश्य या कारण ये था कि चीन भारत पर आक्रमण करके अपना नाम विश्व की महान शक्तियों में करना चाहता था। दूसरी बात इसकी ये थी कि चीन जो था वो एशिया के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था, और जब भारत चूँकि था तो भारत और चीन मतलब भारत भी था, तो उसने सोचा कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती चीन ने, तो इसीलिए आक्रमण किया। तीसरी बात ये थी कि चीन अपनी सैन्य शक्ति के प्रभाव को दिखा करके नेपाल हुआ या फिर और पड़ोसी देश बर्मा हो गया, लंका, कंबोडिया, इस पर मतलब कि इन सभी पर भारत से दूर रखना चाहता था, इन देशों पर, कि भारत का अधिकार ना हो पाए या भारत इनकी मदद ना कर सके, केवल हम इन पर राज कर सकें, ऐसा सोच रहा था। चौथी बात इसकी ये थी, चौथा कारण या उद्देश्य ये था कि चीन रूस को यह दिखाना चाहता था कि भारत की तटस्थता की नीति तथा साअस्तित्व की बात दिखावा मात्र है, ऐसा दिखाना चाहता था रूस को। कौन? चीन। पांचवी बात यह है कि चीन भारत को अपने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रतिद्वंदी समझता था, इसलिए उसने आक्रमण किया ताकि कोई प्रतिद्वंदी ही उसका ना बचे, कोई यानी कि कंपटीटर जो है उसका बचेगा ही नहीं। छठवीं बात इसकी यानी कारण या परिणाम मतलब कि उद्देश्य ये था आक्रमण करने का भारत पर चीन का, कि चीन जो था वो भारत को अपमानित करना चाहता था कहीं ना कहीं पे, इसको लेकर के आक्रमण किया। सातवीं बात ये थी कि चीन ने तिब्बत ही नहीं अपितु भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को यह दिखा दिया कि भारत कमज़ोर है और वह चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। आठवां कारण इसका ये था कि चीन जो था वो अपने देश की जनता का ध्यान देश की समस्याओं की ओर से मोड़ना चाहता था, ताकि वो देश की जो उसकी पर्सनल समस्याएं थी उस पर लोगों का ध्यान ना जाए
और केवल युद्ध लड़ दिया जाए, ताकि जो है जो वहाँ के उस समय के वो थे वो बने रहें लगातार, ताकि जनता उनको पसंद करे। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अगर कोई समस्या हो, लोग भूखे मर रहे हो, स्टूडेंट के पास नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी का कोई पद ना निकल रहा हो, लेकिन जब बात राष्ट्रवाद की आती है तो सभी जो है कहीं ना कहीं पे तुरंत राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हैं, पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी को भूल जाते हैं। तो खाने को ना रहे, लेकिन राष्ट्रवाद जो होता है कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर जज्बा आ जाता है, जुनून आ जाता है राष्ट्रवाद का। तो ये स्थिति। नवीं बात थी इसकी ये कि चीन अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, इसको लेकर के उसने आक्रमण किया। तो ये तमाम सारे कारण आप बता सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, टैंक के महत्व पर प्रकाश डालिए। टैंक के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो टैंक की बात की जाए तो 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को कंजरकोट के निकट सरदार चौकी पर टैंक और तोपों के साथ 91 पाकिस्तानी ब्रिगेड ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। कब किया था? 9 अप्रैल 1965 को। कहाँ पर? कंजरकोट के निकट एक सरदार चौकी पड़ती है, उसी पर। किससे आक्रमण किया था? टैंक से और तोपों से। ओके। किंतु क्या हुआ कि भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ करके पुलिस चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। स्थिति तो सामान्य हो गई, किंतु तनाव जारी रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। कच्छ का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण को सौंप दिया गया। अगस्त में पाकिस्तान के हमलावर इरादों के कारण स्थिति फिर से बिगड़ने लगती है और पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ से श्रीनगर लेह मार्ग पर खतरा बढ़ने लगा। भारतीय सेना फिर सक्रिय हुई और उसने कारगिल क्षेत्र में स्थित पाकिस्तान की 3 चौकियों पर कब्जा कर और इस खतरे को भी समाप्त कर दिया। और 1 सितंबर की बात है, 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने छंब जोरिया क्षेत्र पर टैंक तथा तोपों से ज़बरदस्त हमला किया और इस क्षेत्र में स्थित भारतीय सेनाओं को घेर लिया। पाकिस्तान का इरादा जम्मू कश्मीर का संबंध शेष भारत से विच्छेद करना था और जोरिया के बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने अखनूर की ओर बढ़ना शुरू किया और 7 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने लाहौर क्षेत्र में भारी टैंकों के प्रबल आक्रमण किया और भारतीय सेनाओं ने लाहौर में 3 स्थानों पर पंजाब सीमा का अतिक्रमण किया और सियालकोट क्षेत्र के में भीतर घुसने लगी। तो इस प्रकार से था। और टैंकों का युद्ध जो हुआ है, खास करके आप देखेंगे तो हेडिंग डाल लीजिएगा टैंकों का युद्ध। उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे कि पूर्वी पंजाब के खेमकरन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पर्वतीय डिवीज़न पर ज़बरदस्त चोट की, किंतु बाद में भारतीय पर्वतीय डिवीज़न की सहायता के लिए द्वितीय कवचित ब्रिगेड पहुंच गया और हमारे सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंकों का भारी संख्या में सफाया कर दिया। अब्दुल हमीद ने इसी क्षेत्र में अपने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया था। खेमकल क्षेत्र में पाकिस्तान की कौचित सेना का विध्वंस हो गया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने राजस्थान में भी एक नया मोर्चा खोल करके पाकिस्तानी नगर गदरा पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे क्या हुआ कि खोखरा पार की ओर बढ़ने लगी और इस नए मोर्चे के कारण पाकिस्तान किसी भी प्रकार प्रत्याक्रमण की स्थिति में नहीं रह गया था। ये कई चीज़ें थी जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे टैंकों के महत्व हैं। तो टैंक के महत्व के बारे में बता दिया। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, हैदराबाद समस्या का उल्लेख कीजिए। क्या? हैदराबाद की जो समस्या है उसका उल्लेख कीजिए। हैदराबाद की समस्या समझ रहे हैं ना? हैदराबाद की समस्या, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 समस्या, मतलब कि ये 3 जो थे वो पाकिस्तान मतलब कि भारत में नहीं मिले थे उस समय। तो ये समस्या थी एक प्रकार से। तो प्रश्न क्या है? हैदराबाद समस्या का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे कि 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करके ऐसा कुचक्र रच दिया गया अंग्रेजों के द्वारा जिससे भारत विभाजन को रोका नहीं जा सका। फलतः आपसी मनमुटाव, घृणा, अविश्वास एवं भिन्नता के मध्य पाकिस्तान का जन्म हो गया और यह पाकिस्तान धर्म और जाति के आधार पर एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। ब्रिटेन ने 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के अंतर्गत न केवल भारत को आज़ाद कर दिया बल्कि लगभग 565 राज्यों को स्वतंत्र भी कर दिया था और साथ ही सभी राज्यों को यह छूट भी दे दी गई थी कि वे भारत या पाकिस्तान किसी के साथ विलय कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों ने अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए भारत और पाकिस्तान में विलय कर लिया। केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद
ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। ठीक है। और हैदराबाद जो थी, अब पूछा गया प्रश्न हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहाँ की जनता तो हिंदू बाहुल्य थी किंतु शासक मुस्लिम था और वह स्वतंत्र रहना चाहता था। और दोनों के बीच यानी भारत और हैदराबाद के बीच में क्या हुई, बातचीत जारी थी। दोनों के मध्य यथास्थिति समझौता हुआ जिसमें रक्षा, विदेश, संचार आदि भारत के पास मतलब कि रखे गए थे। और इस बीच हैदराबाद के निजाम ने समझौते पर का उल्लंघन करते हुए अपने यहाँ सेना व मतलब कि जो है शस्त्रास्त्रों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी और शस्त्र अस्त्र रखना शुरू कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि भारत ने आपत्ति दर्ज की और उधर रजाकारों ने हैदराबाद में आतंक पैदा कर दिया। अंततः भारत में हैदराबाद में कानून व्यवस्थापित करने के लिए निज़ाम से अनुरोध किया किंतु वह ना तो राज्यकारों मतलब कि रजाकारों को विघटित कर सकी और ना ही कानून व्यवस्था ही स्थापित कर पाया। फलतः भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया और अंततः पुलिस कार्रवाई के बाद में हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेजर जनरल JN चौधरी को सैन्य राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जिन्होंने थोड़े समय में क्या किया भाई, राज्य में शांति व सुव्यवस्था स्थापित कर जन यौवन सामान्य बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य था। और अंत में क्या हुआ कि हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के बाद भारत पहली बार एकीकृत देश बन गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये थी हैदराबाद की समस्या। और जूनागढ़ की, कश्मीर की समस्या तो हमने आपको समझा ही दी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शक्ति की मितव्ययिता को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या होगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे। प्रश्न है कि शक्ति की मितव्ययिता माने होता है कि कम खर्च करना। ओके, तो शक्ति कम खर्च हो, लाभ ज़्यादा हो जाए, तो शक्ति क्या हो, शक्ति कम खर्च हो, लाभ ज़्यादा हो जाए, तो इसकी यही चीज़ पूछी गई। तो इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो यही समझते हैं भाई आखिरकार शक्ति की मितव्ययिता को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे शक्ति की मितव्ययिता को लेकर के कि आधुनिक युद्ध अत्यधिक क्या है, व्यय साध्य यानी कि व्यय ज़्यादा होती है आधुनिक युद्धों में। और युद्ध काल में कम से कम शक्ति एवं संसाधनों का प्रयोग करके शत्रु को आधिकारिक हानि पहुंचाना और सफलता प्राप्त करना ही क्या कहलाता, शक्ति की मितव्ययिता के साथ रखता है। और शक्ति की मितव्ययिता का तात्पर्य यह नहीं है कि मुख्य सैन्य दलों को बचा करके पीछे रखा जाए और छोटे छोटे सैन्य दलों के जो है संग्रामिक कार्रवाई के लिए लगाया जाए। इस सिद्धांत के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए लिटिल हार्ट ने कहा कि सेना की मितव्ययिता सफल युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुप्रयोग से न केवल युद्ध में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, बल्कि युद्ध के बाद की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिलती है और अर्थात शांति पर विजय प्राप्त हो सकती है। और इस सिद्धांत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शत्रु के संबंध में अधिक विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं एकत्र की जाएं तथा उनके आधार पर ऐसी चालों का प्रयोग किया जाए कि शत्रु बिखरा रहे हैं और कम से कम शक्ति का जो है कारगर प्रयोग करके उसे पराजित किया जा सके। विस्मयपूर्ण चाल अत्यंत लाभकारी हो जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इसकी सफलता के लिए कई बातों को ध्यान में देना होगा। पहली बात तो ये है शक्ति की मितव्ययिता को सार्थक होने के लिए पहली बात है कि एक समय में एक और उचित लक्ष्य ही चुना जाए। दूसरी बात हो सकती है कि अपनी सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। तीसरी बात, प्रतिरक्षात्मक दलों की व्यवस्था मतलब की सहायता से आक्रामक दलों का सफल संकेंद्रण किया जाए। चौथी बात क्या है, सैन्य संगठन में परिवर्तनशीलता का पुट। पांचवी बात क्या है, पारिस्थितिकी का सही गुण अनुवाद। और सातवीं बात क्या है आपकी, वास्तविक लक्ष्य पर सफल चालों का प्रयोग। ओके,
तो इस प्रकार से इतना आप लिख सकते हो। उदाहरण क्या हुआ कि 1948 में आप देखेंगे भारतीय सेना अस्त व्यस्त होने के बावजूद शक्ति की मितव्ययिता के सिद्धांत को अपनाया और सफलता प्राप्त की। वहीं 1965 में आप देखेंगे, 1971 में देखेंगे तो ये तमाम सारी 1971 में युद्ध में क्या हुआ कि भारतीय नौसेना ने इसी सिद्धांत का पालन किया था और इसी को करते हुए पाकिस्तान की 4 पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया था। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो किस में आप लिख देते तो आपका हो जाता। अब देखिएगा दीर्घ टाइप के प्रश्न केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं खंडसा से। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे, तो आप इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि कारगिल संघर्ष 1999 के बाद भारत पाक संबंधों की समीक्षा कीजिए। और एक बार वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि कारगिल संघर्ष 1999 के बाद भारत पाक संबंधों की समीक्षा कीजिए। वहीं अगला प्रश्न 8वां नंबर की भारत पाक विभाजन के समय कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में ये प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न में आपसे आ सकता है कि लक्ष्य का चयन और उस पर दृढ़ता से जमे रहना युद्ध का सफल सिद्धांत है, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि लक्ष्य का चयन और उस पर दृढ़ता से जमे रहना युद्ध का सफल सिद्धांत है, वर्णन कीजिए। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर है आपका कि लक्ष्य का चयन और उस पर दृढ़ता से जमे रहना युद्ध का सफल सिद्धांत है, वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कथन है कि लक्ष्य का चयन, जब भी आपको कोई भी चीज़ करना हो तो लक्ष्य का चयन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो लक्ष्य का चयन और उस पर दृढ़ता से जमे रहना, जो आपका लक्ष्य है यानी जो आपका पथ है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, चाहे जो भी हो। युद्ध का सफल सिद्धांत ये है, वर्णन करना था इसके बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत में, प्रश्न क्या है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका पर जो है संक्षिप्त निबंध भारत में खास करके। वहीं अगला प्रश्न आपसे 11वां नंबर प्रश्न है कि जो है कर्मात्मक यानी कि जो आक्रमण मतलब कि जो आक्रमण होता है तो उस आक्रमणात्मक जो संक्रिया होती है उसको स्पष्ट करने के लेकर के प्रश्न पूछा गया है और इसके क्या लाभ होते हैं, यानी कि अगर आक्रमण आप करते हैं तो जो है आक्रमणात्मक जो संक्रिया होती है उसको स्पष्ट करते हुए इसके लाभ क्या क्या होते हैं, इस लाभ के बारे में आपको बताना था। कितने शब्दों में? 5 शब्दों में। तो इस प्रकार से ये आपका दीर्घ उत्तर टाइप के 5 प्रश्न समाप्त होते हैं। और हमारे यहाँ खास करके देखेंगे तो 4-5 कुत्ते बगल में इधर मतलब कि इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, और आप देखिएगा कि ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो सोशियोलॉजी की वीडियो है और बड़ी ही अच्छी वीडियो सोशियोलॉजी की है और ये देखेंगे सारे के सारे प्रश्न लगभग आए हैं। ये पेपर है आपका किसका? जौनपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है और मॉडल पेपर से हमारे बहुत सारे प्रश्न इसमें आए, बहुत सारे का लगभग सभी के सभी आए हैं। इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, ये पेपर 1 का नाम है सोशियोलॉजी के, सभी विश्वविद्यालय में लगभग यही आता है। किसी किसी में आपका जो है दूसरा आता है। DDU में खास करके थोड़ा सा चेंज है पैटर्न, बट पैटर्न क्या चेंज है उसमें पेपर का नाम चेंज है, बाकी सभी में लगभग यही आता है। तो समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष की छात्रा आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हैं, आप सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से हैं या आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं या इसी प्रकार से मेरठ विश्वविद्यालय से या अन्य विश्वविद्यालय से हैं, तो आपके लिए ये समाजशास्त्र का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं ये जो लेक्चर बताया सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मिलिट्री साइंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।